हेलो एवरीवन। आज फिजिक्स के लेक्चर में हमारा जो पहला टॉपिक है वह है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, विकिरण का ऊर्जा क्वांटम। तो इसमें जो हम लोग विकिरण का डिस्कशन कर रहे थे, प्रकाश विद्युत प्रभाव का भी डिस्कशन किया था। इसमें आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण का विशेष महत्व है। तो आइंस्टीन ने सन 1905 में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। इसके लिए उन्होंने फोटोन का जो क्वांटम सिद्धांत है उसके अनुसार फोटोन की ऊर्जा जो ई एच न्यू होती है, जहाँ न्यू क्या होता है प्रकाश की आवृत्ति, तथा एच प्लैंक नियतांक होता है। तो प्रकाश की तीव्रता को फोटोन की संख्या पर निर्भर करता है, ये हम अपने डिस्कशन में पढ़ चुके थे। तो इसमें उन्होंने आगे बताया, जब कोई फोटोन धातु के पृष्ठ पर गिरता है तो अपनी संपूर्ण ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है और स्वयं का अस्तित्व उसका समाप्त हो जाता है। तो ये जो ऊर्जा दी जाती है फोटोन के द्वारा, ये दो चीज़ों में यूज़ होती है। एक तो इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने में, जिसे हम कार्यफलन कहते हैं, W, और शेष जो ऊर्जा होती है वो इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा के रूप में ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पे अगर हम गतिज ऊर्जा निकालना चाहते हैं तो जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी ऊर्जा में से कार्यफलन को घटा देंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है उसकी भी अपनी ऊर्जा गतिज ऊर्जा होगी, और जो कार्यफलन है उसको हम प्लैंक कांस्टेंट और एक आवृत्ति फलन, एक न्यू नॉट दहली आवृत्ति जिसे कहते हैं, उसके फॉर्म में शो कर रहे हैं। डब्ल्यू इजिकल टू एच न्यू नॉट, जैसे ई इजिकल टू एच न्यू होता है वैसे डब्ल्यू इजिकल टू एच न्यू नॉट। तो अगर डब्ल्यू की वैल्यू लग देते हैं तो एक्सप्रेशन हमारा कुछ जो एक एक्सप्रेशन है गतिज ऊर्जा का, वो ये फॉर्म ले लेता है, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इजिकल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो वी मैक्स क्या है? अधिकतम गतिज ऊर्जा जो कि इलेक्ट्रॉन पा सकता है फोटोन के इंसिडेंट होने पर। तो ये एक आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है, प्रकाश विद्युत प्रभाव से रिलेटेड। तो इसका एक विशेष महत्व है, इसी के लिए आइंस्टीन को अपने समय में नोबेल प्राइज भी मिला था। तो इस समीकरण की सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या की जा सकती है। जो हमने अभी जितने भी नियम पिछले टॉपिक्स में पढ़े थे, पिछले वीडियो में, तो उन सभी नियमों की व्याख्या की जा सकती है, उसके बारे में आपको बताया गया है। और इसी के बाद जो आता है प्रकाश की कणीय प्रकृति और फोटोन। तो प्रकाश की कणीय प्रकृति, प्रकाश का दोहरा नेचर होता है, यह आपको कई विभिन्न चैप्टर्स में समझाया गया है। प्रकाश के अंदर वेव नेचर तो होता ही होता है, साथ ही साथ पार्टिकल नेचर भी पाया जाता है, और पार्टिकल नेचर फोटोन के रूप में एक्सप्लेन किया गया है। और फोटोन क्या होते हैं? ऊर्जा के कुछ बंडल या पैकेट माने जाते हैं, जिसकी ऊर्जा जो होती है एच न्यू के फॉर्म में होती है, और जहाँ न्यू उसकी आवृत्ति होती है। क्योंकि आवृत्ति और जो वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य होती है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो आप जो फ्रीक्वेंसी है उसको वेवलेंथ से भी रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है नीचे। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा E इक्वल टू एच न्यू और एच सी अपॉन लेमडा। फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो फिजिक्स में बहुत कम देखने मिलती है। कई ऐसे बहुत कम ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनका रेस्ट मास क्या होता है? जीरो। फोटोन उनमें से एक पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास जीरो होता है, और उसकी गतिज ऊर्जा, जिसका गतिज द्रव्यमान है, वो m इजिकल टू ई अपॉन सी स्क्वायर। सिंस ई इजिकल टू एम सी स्क्वायर होता है आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, उसी से इसका मास निकाला जा सकता है, m इजिकल टू ई अपॉन सी स्क्वायर। तो फोटोन अगर फोटोन के अंदर जो मास होगा, गतिज मास, तो उसका संवेग भी निकाला जा सकता है एम सी से। तो पी इजिकल टू एम सी, जैसे पी इजिकल टू एम बी होता है वैसे ही पी इजिकल टू एम सी। सी क्यों? क्योंकि फोटोन जो है प्रकाशीय वेग से चलता है, और फोटोन से संबद्ध तरंग दैर्ध्य निकालनी है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन पी। डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस से आया हुआ फॉर्मूला, लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन पी। जब आपको संवेग पता चल गया तो आप तरंग दैर्ध्य भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो द्रव्य तरंग की प्रकृति अथवा डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, जो इसमें यहाँ पे टॉपिक आ रहा है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें देखिए, जब कोई द्रव्य, द्रव्य को तो वैसे अपना आप में एक मैटर, मतलब पार्टिकल है, पार्टिकल या बिग बॉडी है, बंच ऑफ पार्टिकल से बनी हुई, तो उसके अंदर तरंग प्रकृति भी होती है। जब वो मूव करता है तो उससे एसोसिएटेड स्पेस में कुछ वेव निकल चलती हैं। तो अगर उन वेव्स की आप आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य कैलकुलेट करना चाहते हैं तो प्लैंक ने उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, ई इजकल टू एच न्यू, और न्यू हमारा सी अपॉन लैम्डा है। तो आइंस्टीन का समीकरण दिया जा चुका था, ई इजकल टू एम सी स्क्वायर। आप दोनों को इक्वेट कर दें बिकॉज बोथ रिप्रेजेंट द एनर्जी, तो एम सी इजिकल टू एस सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ से एम सी इजिकल टू एच अपॉन लैम्डा, जहाँ पे फोटोन का संवेग पी इजिकल टू एम सी एच अपॉन लैम्डा, ये हमने पिछले टॉपिक में देखा है। तो लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन पी मिल रहा है। अगर इसकी यहाँ पे कोई द्रव्य कण होगा तो द्रव्य कण का संवेग हो जाएगा पी इजिकल टू एम बी। तो आप वहाँ पे जो ऊपर एक्सप्रेशन आया लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, उसमें लैम्डा की जगह पे, पी की जगह पे एम वी भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि जो द्रव्य कण होते हैं उनका वेग कभी प्रकाश का वेग नहीं हो पाता,
इसलिए उनका अपना एक वेग होगा जिसे हम v से शो कर रहे हैं, स्मॉल v। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। इससे आप किसी भी मटेरियल पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव की तरंग दैर्घ्य कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य कैलकुलेट की गई है। देख लीजिए फॉर्मूला उसके लिए ड्राइव किया गया है। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा k इज इक्वल टू हाफ टू एम वी स्क्वायर, उससे v निकाल लिया गया है और v निकल जाएगा तो हम लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी में वो v की वैल्यू रख के उसके तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन स्क्वायर रूट 2 एम के आ रहा है और k यहाँ पे गतिज ऊर्जा है, इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं k इज इक्वल टू ई वी। तो यहाँ पे ई वी से उसे रिप्लेस किया गया है k को। और अगर हम जानते हैं h की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद हम केवल लैम्डा का फॉर्मूला जो आ रहा है 12.27 अपॉन स्क्वायर रूट वी, वेयर वी इज द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स जिसके बीच में इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट वी। इसमें से रिलेटेड डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है। तो इस डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में की प्रायोगिक व्याख्या यहाँ पे की गई है चित्र की। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, तो चित्र तो ये आपके सामने रिप्रेजेंटेड है, इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए। इसमें जो मुख्य सेक्शंस होते हैं उसमें है इलेक्ट्रॉन गन, इसमें टंगस्टन का फिलामेंट होता है F, और ग्रिड तथा एक बेलून होता है जिस इसके अक्ष के समांतर पतले छिद्र होते हैं। तो फिलामेंट तो आप जानते हैं नॉर्मली जैसे बल्ब हो, कोई पार्टिकल ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसमें जिनका मेल्टिंग पॉइंट उच्च होता है, जिसमें काफ़ी गर्म होने पे भी वो पिघलेगा नहीं और उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो इसके लिए हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो उससे हाई वोल्टेज लगा के पहले तो लोड पोटेंशियल लगा के इलेक्ट्रॉनों को निकाला जाता है, फिर हाई पोटेंशियल लगा के इलेक्ट्रॉनों को त्वरित किया जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन तेज स्पीड में रे की फॉर्म में चलते हैं। तो इसे इलेक्ट्रॉन गन कहा जाता है बिकॉज इट शूट्स अप द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एक रे प्रोवाइड कराता है कंटिन्यूस। आप उसको कंटिन्यूस की जगह पे कुछ पल्स फॉर्म में भी ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेरिमेंटल जो रिक्वायरमेंट होती है उसके बेस पे। यहाँ पर निकल क्रिस्टल यूज़ किया गया है। इलेक्ट्रॉन किरण पुंज को एक निकल क्रिस्टल के पृष्ठ पर डाला जाता है और निकल क्रिस्टल एक विवर्तन ग्रेटिंग की तरह व्यवहार करता है। क्रिस्टल के परमाणुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉन सभी दिशाओं में फिर क्या हो जाते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, फैल जाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर होता है, जो फैलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें डिटेक्ट करने के लिए कि वो किस दिशा में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसके लिए इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर यूज़ किया जाता है। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर जो इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट करके उन्हें करंट कन्वर्ट करता है, और तो एक्चुअली हम इलेक्ट्रॉन का नंबर ना लेके करंट की फॉर्म में उसका सिग्नल गेन करते हैं। प्रयोग विधि में आपते तो जो प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉनों का किरण पुंज है के बीच के कोण बदल बदल कर डिटेक्टर की हेल्प से हम नापते हैं कि किस डायरेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो रहे हैं। तो जब ये स्कैटर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डायरेक्शंस में किस किस एंगल पे कितने हो रहे हैं, तो उनके नंबर जब आ जाते हैं, डेटा आ जाता है, उसके बाद हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इलेक्ट्रॉन और उनकी प्रकृति क्या थी। तो इसी में चूंकि निकल क्रिस्टल एक विवर्तन ग्रेटिंग की तरह व्यवहार करता है और जिसका ग्रेटिंग अंतराल यहाँ पे कितना होता है, D इक्वल टू 0.914 एंगस्ट्रॉम स्पेसिंग होती है तो ग्रेटिंग में, तो वो दी हुई है एंगस्ट्रॉम की रेंज में। और ब्रैग्स लॉ ऐसी से रिलेटेड 2D sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, जो विवर्तन का ही एक एक्सपेरिमेंटल आउटपुट है। तो डी की वैल्यू, एन की वैल्यू अगर हम पुट करें इसमें एन इज इक्वल टू 1 तथा प्रकीर्णन कोण 50 डिग्री लिया है, तो डिटेक्टर के द्वारा सेट किया जाता है कि हम कितने कोण पे इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट कर रहे हैं। तो वो वैल्यूज रखने के बाद हमें लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 1.65 एंगस्ट्रॉम मिल रही है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और इस प्रकार समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि जो दी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा के सैद्धांतिक और प्रायोगिक द्वारा मानों में उत्तम सहमति है। यहाँ पे दोनों जो वैल्यूज आ रही हैं, जो एक्सपेरिमेंटल और जो थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट की गई हैं, वो दोनों काफ़ी हद तक सेम आ रही हैं। तो इससे डेविसन जर्मर प्रयोग जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को प्रूफ करता है कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी शो करता है। आज के वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं। आई होप आपको अच्छे लगेंगे, और अगर अच्छे लगे हों तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर कोई आपको मन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।